नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत पर क्यों उठ रहे हैं सवाल और क्या है पूरा मामला, इसको समझेंगे। फिर बात होगी भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर क्या कहा, कांग्रेस को क्या सलाह दी, और फिर अंत में बात करेंगे कनाडा की सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे तौर पर खालिस्तानियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, इन सभी को समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक नज़र आज की दो महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अखनूर एनकाउंटर पर कहा, आतंकी आते रहेंगे और हम मारते जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार से मंगलवार तक करीब 27 घंटे तक एनकाउंटर चला था, जिसमें 3 चरमपंथियों को मार गिराया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि यह धर्म का नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। यह लाइट्स का त्यौहार है और हम दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर अपना त्यौहार मनाएं, न कि पटाखे जलाएं और दूसरों के लिए तकलीफें पैदा करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में मौत के बाद प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हिरासत में पुलिस की पिटाई के कारण मोहित पांडे की मौत हुई है। इस घटना के बाद विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दरअसल यह मामला रुपए के लेन देन को लेकर मोहित पांडे और आदेश नाम के एक व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था। इसके बाद लखनऊ के चिन्हट पुलिस ने उन्हें अपने साथ लेकर गई थी। मोहित के परिजनों का आरोप है कि आदेश के रिश्तेदार नेता है, इसलिए पुलिस ने मोहित के साथ मारपीट की। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि जब मोहित के भाई उनसे मिलने थाने गए तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। आरोप है कि इस दौरान मृतक की पिटाई की गई और जब हालात खराब हो गए तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। लखनऊ पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मामले की जांच के लिए इस मामले को गोमती नगर विस्तार के प्रभारी निरीक्षक को इस मामले को सौंप दिया गया है। पुलिस ने धारा 103(1) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसलिए आगे की जांच के लिए मृतक के विसरा यानी शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षित रख लिया गया है। मौत के बाद घर वालों ने सबके साथ लोहिया अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार ने थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि घटना दुखद है और सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। पीड़ित परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोहित के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, एक आवास, बच्चों की मुफ्त शिक्षा और दूसरी सरकारी सुविधाएं देने की निर्देश दिया है। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि पूरा विवाद मोहित पांडे और आदेश के बीच 600 रुपए के लेन देन के लिए हुआ था। आदेश ने पुलिस बुला ली और पुलिस मोहित को पकड़कर ले गई। मोहित पांडे का स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का कारोबार था और आदेश उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता था। मोहित का विवाह हो चुका था, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया कि शनिवार को मोहित पांडे को दोपहर 2:30 बजे पर लाया गया था, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना पर अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का दूसरा समाचार है। यह नाम बदलने में माहिर सरकार को पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार का हर मांग पूरी की जाए और हम उनके साथ हैं। वहीं वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ रही कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जंगल राज कायम किया है, जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हैं, वहां जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। इससे पहले 11 अक्टूबर को विकास नगर के अंबेडकर पार्क के पास रात को जुआ खेलने के आरोप में दलित युवक अमन कुमार गौतम और सोनू बंसल को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में अमन की तबीयत बिगड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना था कि अमन जागरण के लिए चंदा जुटा रहा था। अमन गौतम की बहन सुधा गौतम ने आरोप लगाया था कि उनके भाई के शरीर पर चोट के निशान थे। हालांकि पुलिस ने मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया था। अगर बात करें एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों पर तो इसके मुताबिक हिरासत में हुई मौत के मामले में गुजरात पहले नंबर पर है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में रोज 5 व्यक्ति की मौत या तो पुलिस हिरासत में या फिर न्यायिक हिरासत में हो रही है। साल 2010 से साल 2020 तक एक आंकड़े के मुताबिक 17,146 व्यक्तियों की मौत हुई है पुलिस हिरासत में या फिर न्यायिक हिरासत में।
इन सभी चीज़ों पर क्या क्या बातें सामने आती है, इन सभी चीज़ों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन पुलिस के हिरासत में हो रही मौतों पर आप क्या सोचते हैं, अलग से कमेंट करके बताइएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को 26 विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को पुनः सत्यापन रिपोर्ट का हवाला देते हुए हरियाणा चुनाव में ईवीएम में बैटरी से जुड़ी छेड़छाड़ के कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि उचित जांच के बाद पाया गया कि चुनाव प्रक्रिया में प्रत्येक चरण त्रुटिहीन था और कांग्रेस उम्मीदवारों या एजेंटों की निगरानी में किया गया था, जैसा कि संबंधित आरओ की 1600 पेज की रिपोर्ट में सत्यापित किया गया था। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिए अपने जवाब में कहा कि रिटर्निंग अधिकारियों की किसी भी चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है। जवाब ईवीएम प्रक्रियाओं सहित चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं में कांग्रेस उम्मीदवारों, प्रतिनिधियों और उनके एजेंटों की निरंतर भागीदारी को दर्शाती है। मतगणना के दिन 8 अक्टूबर को कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भेजा था, जिसमें आरोप लगाया था कि सुबह 9 से 11 बजे के बीच चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हरियाणा के नतीजे को अपडेट करने में स्पष्ट देरी हुई है और इससे दुर्भावनापूर्ण लोगों को ऐसी कहानी करने का मौका मिला जो प्रक्रिया को कमजोर करती है। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के जयराम रमेश और पवन खेरा ने भी बैटरी प्रतिशत के अलग अलग स्तरों के मतदान परिणाम से संबंधित होने का संदेह व्यक्त किया था। चुनाव आयोग ने पिछले एक वर्ष में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी प्रक्रिया के बारे में इसी प्रकार की शंकाएं जताने के कई उदाहरण दी और इशारा भी किया कि इस प्रकार की उच्च और निराधार शंकाएं उस समय अशांति पैदा करने की क्षमता रखती है। जब मतदान और मतगणना जैसे महत्वपूर्ण चरण चल रहे होते हैं और ऐसे समय में जब जनता और राजनीतिक दलों की चिंता चरम पर होती है, तो चुनाव आयोग ने कहा कि दृष्टिकोण से दृढ़ता से तब परेशानी बढ़ जाती है और लोगों में हताहत और उग्र की समस्या सामने आने लगती है। जब यह आरोप कांग्रेस द्वारा ऐतिहासिक प्रतिष्ठा वाली एक प्रतिष्ठित पार्टी से निकलती है तो ठेस पहुंचती है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और हाल ही में इस प्रवृत्ति की ओर इशारा किया कि कैसे कांग्रेस ने फिर से एक पूरे चुने परिणाम की विश्वसनीयता के बारे में सामान्य संदेह का धुआं उठाया है, ठीक उसी तरह जैसे उसने हाल के दिनों में बार बार किया है। हालांकि चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर एक अलग नज़रिया है। चुनाव आयोग से संबंधित कई ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल खड़े करती हैं, लेकिन चुनाव के दायरे में भी लाती है। कनाडा की सरकार ने अब आरोप लगाया है कि कनाडा की धरती पर खालिस्तानियों को निशाना बनाने की साजिश के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। भारत सरकार ने कनाडा के पिछले आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के अखबार के अनुसार कनाडा के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि कनाडा में खालिस्तान को निशाना बनाकर हिंसा और धमकी के अभियान के पीछे अमित शाह का हाथ है। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय पैनल से कहा कि उन्होंने अमेरिकी अखबार को बताया कि अमित शाह इन सब के पीछे थे। मॉरिसन ने समिति को बताया कि पत्रकार ने मुझे फ़ोन किया, पूछा कि क्या अमित शाह वही व्यक्ति है। मैंने पुष्टि की कि वह वही व्यक्ति है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग और भारतीय विदेश मंत्री ने अभी तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। कनाडा और भारत के बीच बीते एक साल से संबंध सबसे खराब स्थिति पर है। अप्रत्यक्ष आरोपों के बाद अप्रत्यक्ष आरोप भी लगाने शुरू कर दिए हैं। कनाडा ने भारत सरकार ने कनाडा की इस रुख पर शुरुआत से ही कड़ी निंदा करती रही है और इस पर अभी भी निंदा कर रही हैं। हालांकि भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते संबंधों पर अभी ढेर सारी बातें सामने आ रही है। क्या इसका परिणाम निकलेगा? खालिस्तानियों को लेकर और भारतीय सरकार को लेकर आपस में टकराव होती रही है, जिसको लेकर कनाडा की सरकार भी अभी तत्परता से सामने आ रही है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच क्या खबरें सामने आती है, क्या नई बात सामने आती है, इसको देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।